जो खुद भगवान विष्णु को छल सकते हैं तो उन्हें कोई क्या ही प्रिडिक्ट कर सकता है। सबसे डरावना प्लैनेट जो हम बोलते हैं शनि की जो 7.5 आती है, बोलते ढैया आता है कि जिंदगी जो स्मूथ गोइंग है वो ऐसी उबड़ खाबड़ कर देगा कि संभाले नहीं सकते। शनि जो है कर्म के दाता है। 10th हाउस पे शनि की मकर राशि आती है। 10th हाउस होता है हमारा फ्री विल का हाउस। देखिए कर्म हमने, ठीक है, अच्छा बुरा हमने नहीं सोचा, उसके बाद अगर उसका रिजल्ट मिल रहा है तो हम डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं भगवान। सोसाइटी में जिनका भी ग्राउंड फ्लोर का घर है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ उन्हें पड़ेगा। हम सारा कुछ भी गलत हो रहा है हम शनि उनको ब्लेम कर देते हैं कि तो एक ही प्लैनेट है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने शनि को जो है एक नेगेटिव प्लैनेट दिखा के सबको डरा रहा है। और ये जो बोलते हैं कि शादी करवा दो किसी पेड़ से, मंगल दोष है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ कमाई का जरिया है और इसमें हाइप जैसी कोई चीज़ नहीं। मंगल दोष तो ये एक हाइप का जरिया है। आप एक बात बताओ, भगवान ने जब रिश्ता दो के बीच में दिया है तो किसी पेड़ से या किसी कुत्ते से शादी करके क्या हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं बिल्कुल रॉ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। आज भी एक जो हमारा एपिसोड है ये बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्लानिटरी ट्रांजिशन की। शनि की 7.5 क्या होती है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग डरते हैं और डर की वजह से बस रेमेडीज़ और चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसको अगर हम सीधी सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो वो आज हमें समझाने वाले हैं। हमारे जो आज के गेस्ट है नवीन जी, वेलकम टू आवर शो। जय सिया राम, थैंक यू सो मच। कुछ बताइए इन सब चीज़ों के बारे में कि डरना ज़रूरी है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस पूरे संसार में हर चीज़, आप छोटी से छोटी चीज़ भी देखोगे ना तो उससे डर भी लगता है और उसे फेस भी करना पड़ता है। जी, ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे फेस कर रहे हो, रो के करोगे या हंस के करोगे। जी, ठीक है, वो तो काम है उसका, डराना भी काम है। जी, ठीक है, डर नहीं होगा तो आप किसी चीज के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ जी, फॉर अ चांस किसी को फीवर हुआ, हाँ, ठीक है, अब फीवर तो नॉर्मल चीज है, बट अगर आप जब तक उसे सामने कहोगे नहीं ये वायरल भी बन सकता है, फिर इसमें और भी ज्यादा कंडीशंस आ सकती हैं, जब तक उसे थोड़ा डराओगे नहीं वो दवाई की तरफ नहीं आएगा। जी, जी, जी। तो बेसिकली हर चीज का यही काम है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अगर हम जो प्लानिटरी ट्रांजिशन की बात करें तो ये क्या हमारी डे टू डे लाइफ को भी इफेक्ट करती है? बिल्कुल, देखिए सारी चीज एस्ट्रोलॉजी में हम मैक्सिमम यही देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, हर 30 डेज में उसका ट्रांजिट होता है। जी, तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ हर महीने में कैसा बदलाव दिखेगा। ओके, अब डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ओके, तो उससे रिलेटेड उसे चैलेंजेस और मे बी उसे फ्रूटफुल रिजल्ट उसी से रिलेट होंगे। अच्छा। तो जब हम सबसे जो हम डरते हैं, सबसे डरावना प्लैनेट जो हम बोलते हैं हम्म, शनि, हम्म, ओके, हम्म, शनि की जो 7.5 आती है, बोलते ढैया आता है, बोलते कि लाइफ का सबसे टफ फेज होता है, ठीक है। कि वो जब भी आता है जीवन में उथल पुथल हो जाता है। तो ये चीज जब होता है तो क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट किन चीजों पे करता है? आपके फाइनेंसेस पे, आपके रिलेशन पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे? ये होता क्या, पहले तो ये समझाइए। और इससे हमें किन किन चीजों से डरना जरूरी है और डरने की कहाँ जरूरत नहीं है? देखिए सबसे पहले तो हम 7.5 और ढैया को समझते हैं। जी, जी, ये होती क्या है, जब भी हम मून असेंडेंट से सैटर्न का ट्रांजिट देखेंगे, मान लीजिए जो हमारी राशि है, ठीक है, उस राशि से जब भी शनि 12th हाउस में, सेम हाउस में और सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा तब तो 7.5 लगती है। जी, ठीक है, और जब भी 4th हाउस में और 8th हाउस में मून से 4th हाउस और 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो ढैया बनती है। जी, जी, ठीक है, अब ये क्या है, अब पहले तो इसे डर क्लियर किया जाए। ये डर की बात नहीं है। देखिए कोई भी चीज एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती, सेम प्लैनेट्स का है, हर प्लैनेट्स का अलग अलग टाइम पीरियड है ट्रांजिट करने का। ठीक है, शनि से क्यों डराते हैं? देखिए शनि को पहले समझते हैं क्या है। जी, शनि क्या है? कार्मिक है, हमारे कर्मों का हिसाब देने आए हैं वो। ठीक है, दूसरा, हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं हमें डरने की जरूरत ही नहीं। ट्रांजिट वैसा ही होगा, हमें रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, लोग क्या है, लोग एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बने तो 7.5 में बने। अच्छा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी
पीएम बनी तो 7.5 में बनी, ओके। राजीव गांधी जी पीएम बने तो 7.5 में बने। अब बताइए ये फ्रूटफुल हुई या नेगेटिव हुई? ऐसे तो फ्रूटफुल ही हुआ है, देखा जाए तो इतनी बड़ी पोजीशन पे आना। अब क्या है, इसी चीज को हमें पर्टिकुलरली देखना पड़ता है। ओके। अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, तो किस नक्षत्र में है, उसके 3 पॉइंट बनते हैं कि उस राशि का स्वामी का संबंध, फ्रेंडशिप कैसी है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जिस नक्षत्र में है उसके लॉर्ड की जो कॉम्बिनेशन है या फ्रेंडशिप है या एनिमिक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि उन पे पड़ रही है। ओके। तो ये 3 पॉइंट है। अब जितने टिक होंगे, जितने प्लस पॉइंट्स होंगे, तो ये टाइम पीरियड अच्छा निकलता है। अगर वहीं थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो थोड़ा सा हमारा टफ टाइम निकलेगा। देखिए बेसिकली क्या है, शनि जो है कर्म के दाता है जी। अगर हम इसे काल पुरुष की कुंडली से अगर देखें तो 10th हाउस पे शनि की मकर राशि आती है और 11th हाउस में उसकी कुंभ राशि आती है। 10th हाउस होता है हमारा फ्री विल का हाउस, जो भगवान ने हमें कर्म करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है कि आप फ्री हो अपने कर्म करने को। जो हमें सोचने की शक्ति दी है वो भगवान ने 10th हाउस से रिलेटेड दी है। क्या सही है क्या गलत है उसका अनुमान लगाना भी भगवान ने हम पे छोड़ा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे कर्म कर रहे हैं। आप देखिए, आप पर्टिकुलर आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई भी एक ऐसी चीज सोचो जो गलत हो, अंतरात्मा से आवाज आपको आ जाएगी कि नहीं यार ये थोड़ा गलत हो जाएगा। जी। पर फिर भी क्या है, हम उस बात को ना सुन के आगे बढ़ेंगे और वही काम करेंगे। जी। तो हम फिर भी वही काम करेंगे। ओके। तो ये हम सब चीज भगवान ने हमें सौंप रखी है। देखिए क्या है, टफ टाइम आता है, जब अच्छा टाइम होगा ना तो हम कहेंगे यार हमारी मेहनत सफल हुई, बट जब टफ टाइम आएगा ना तो सारा ब्लेम भगवान पे कि ये भगवान सबसे आसान तरीका है ये तो। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी जवाब देने नहीं आ रहा। जी। ठीक है, और कोई उससे पूछने भी नहीं जा रहा। हाँ। तो इसलिए सबसे अच्छा आसान काम है ब्लेम कर देना। देखिए कर्म हमने किए, ठीक है, अच्छा बुरा हमने नहीं सोचा, उसके बाद अगर उसका रिजल्ट मिल रहा है तो हम डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं भगवान को, जिसने आज तक कुछ किया ही नहीं। कर्म भी हमने किया, जन्म भी हमने लिया, भोग भी हम रहे हैं, पर ब्लेम सारा भगवान को जाता है जी। तो पहले तो इंसान को इस चीज से बचना चाहिए और हर चीज को समझना चाहिए। राइट। ठीक है, और कुछ जगह मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकल जिंदगी में जो छोटी मोटी हानि होती है ना उसको ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है वो ना फिर वो एक कर्म, देखिए शब्द क्या है, शब्द सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ। तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है बार बार। अच्छा। तब एक ही चीज को हम बार बार बोल रहे हैं तो वो हमारे कर्म में गिनती आ रही है। कहीं ना कहीं हम कोई अपशब्द भी ऐसा बोल देते हैं जाने अनजाने में, तो वो एक हमारा ना कर्म बंधन जुड़ गया। करेक्ट। तो इसलिए जब छोटी मोटी कुछ नुकसान हो जाए ना तो ज्यादा चर्चा उस पर नहीं करनी चाहिए, उसे आराम से छोड़ देना चाहिए। और देखिए प्रैक्टिकली अगर वैसे भी सोचे तो हमें खुद को देखना चाहिए पहले। जमाने को छोड़ के पहले हमें खुद को देखना चाहिए, अपने आप को सही करना चाहिए, उसके बाद हमें जमाने को देखना चाहिए। तो वैसे ही ट्रांजिट है शनि का, पहले हमें अपने कर्म देखने चाहिए, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए कि शनि की 7.5 की वजह से ऐसा हो रहा है या ढैया की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तब काम करता है। बार बार मैं हर जगह मैक्सिमम मैं यही बात बोलता हूं कि प्रैक्टिकल जिंदगी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग चीज है, दोनों को अलग रख के सोचना होता है। तो नवीन जी, मैं आपसे बात पूछूं कि जो 7.5 आती है, यह आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज लाने के लिए आती है या आपको डिसिप्लिन और मैच्योरिटी आपके लाइफ में लाने के लिए आती है? ये एक्चुअल में हमें इंसान बनाने आती है। अच्छा। ठीक है। ओके। देखिए मैं उसका भी एग्जाम मतलब बताता हूँ, उसे भी ब्रीफ करता हूँ कि कैसे। देखिए सैटर्न क्या है, स्लो मूविंग है। हाँ। तो हमारा जो सक्सेस है ना वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। बट शनि महाराज की एक सबसे अच्छी खासियत है कि वो डिले करते हैं, डिनाय किसी चीज के लिए नहीं करते। ओके। ठीक है, डिले एक उनका कहते हैं ना कि एक कारतत्व है डिले, क्योंकि अगर उनकी स्टोरी पे जाएं तो एक टांग उनकी जैसी बताया गया कि एक टांग थोड़ी टूटी हुई है, इस वजह से वो स्लो मूविंग है। ठीक है, तो सेम पैटर्न वो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही काम करता है। ओके। क्योंकि शनि का ट्रांजिट जो है सबसे ज्यादा है, 2.5 साल का इनका ट्रांजिट होता है एक राशि में। ओके। ठीक है, तो यही कारण है। तो वो क्या है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो हमारी जिंदगी भी उनके हिसाब से स्लो चलती है। जब स्लो चलती है ना तो हम ब्लेम करते हैं यार मैंने तो अच्छा काम कर दिया बट मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं मिला। मिलेगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, डिले है, डिनाइनेस नहीं है। हाँ। दूसरा क्या है,
पेशेंस लेवल, आज की डेट में किसी के पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो शनि महाराज क्या है, पेशेंस सिखाते हैं। धैर्य का सबसे बड़ा प्लैनेट है शनि। धीरे धीरे जिंदगी में देखिए क्या है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा ना आपके ऊपर, कोई नेगेटिव प्रोसेस भी हो गया आपके साथ, तो वो आपको एक बहुत अच्छी सीख देके जाएगा, जिससे कि आप वो गलती दोबारा ना करो। तो सोचने की बुद्धि जो है वो शनि की साढ़े में या ट्रांजिट में ऐसा कह लो, तो वो हमें मिलती है। तो ये हमें इंसान बनाने आती है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देने आती है। चाहे शनि की हमारे पास दशा चल रही हो, चाहे साढ़े चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, तो वो हमें हमारे कार्मिक पैटर्न को सुधारने का मौका देने आती है। तो नवीन जी, भी ऐसा भी होता है ना कि उस पीरियड में बहुत एक्सीडेंट्स लोगों के हो जाते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा उनको लग जाती है, तो ये कैसे सही हुआ फिर? देखिए, अब ये अलग चीज है। ओके। अब शनि की साढ़े अगर है तो आपके लग्न से कौन से भाव पे, ओके, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। और एक्सीडेंट का कारक जो है वो शनि नहीं होता, अच्छा, केतु और मंगल होते हैं। ओके, ठीक है, खून निकलना, कट लगना, ये कारतत्व मंगल और केतु के पास है। अच्छा, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स मैक्सिमम अगर आप कहीं भी चेक करेंगे या किसी का रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आप उनकी कुंडली चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में या तो मार्स एक्टिव होगा या दशा अंतर दशा में मार्स या केतु एक्टिव होगा। अच्छा, तो ये तभी होता है। हम सारा कुछ भी गलत हो रहा है हम शनि उनको ब्लेम कर देते हैं कि क्यों, एक ही प्लेनेट है। ठीक है, क्यों, देखिए गलती यहाँ पे लोगों की भी नहीं है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने शनि को जो है एक नेगेटिव प्लैनेट दिखा के सबको डरा रखा है। राइट। अब सबके पास सिर्फ एक है, शनि। हाँ। कुछ भी बुरा हुआ शनि। और मैं एक और चीज से रिलेटेड क्लियर कर दूं, क्यों मैंने एक्सीडेंट वगैरह पे मंगल का नाम लिया, क्योंकि मंगल का सिर्फ नाम मंगल है। अच्छा। काम सारे दंगलों वाले हैं। अच्छा। हाँ। ओके। तो लोग, क्योंकि क्या देखिए, शनि सिर्फ एक बहुत इजी है। हाँ। शनि अगर किसी को डराना है तो आपको, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ, हमारे नॉन में ही है। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक साधु के भेष में आए और आते ही मेरे को कहते हैं तेरी शनि की साढ़े चल रही है, तेरे पे ऐसा ऐसा। कह रहा मैं एक टाइम के लिए डर गया, पर कह रहा बाद में याद आया कि हमारे तो घर में ही ज्योतिषी बैठे हैं। हाँ। तो मुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ। मैंने जब कहा, मैंने यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई साढ़े है, ना कोई ढैया है, ना तेरे कोई दशा अंतर दशा में एक्टिव है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बस एक डराने का मोटिव है शनि। ओ। अब इसे समझने के पहले मैंने 3 पॉइंट्स बताए जी। वो समझ सकते हैं हम उससे कि शनि आपको रिजल्ट्स अच्छे देने वाला है या कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है। तो जैसे शनि की साढ़े जो होती है 2.5 साल होता है, उसके कितने टाइम इफेक्ट के बाद लाइफ में चीजें दोबारा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, अब एक राशि में 2.5 साल रहते हैं शनिदेव जी। ठीक है, और एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। ठीक है, अब नक्षत्र में ट्रांजिट कैसा है, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे कि उसके जो लॉर्ड है उससे कैसे संबंध है, ठीक है, उनका जो भाव में रिलेशन है वो कैसा रिलेशन बन रहा है, अगर उस प्लैनेट की उस पर दृष्टि आ रही है तो वो कैसी आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कैसा रहने वाला है। जी जी। अगर वो मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे है तो हमारा टाइम जो है, जब तक का वो टाइम पीरियड है वो अच्छा रहने वाला है। अगर उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही है। जब वो ट्रांजिट कर जाएंगे अगले नक्षत्र में तो उनका टाइम वो है खत्म हो जाएगा, जो आपको स्ट्रगल्स आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट नक्षत्र के बेस पे वो अपना रिजल्ट देंगे। ओके। तो जैसे हम बात करें किसी शनि की 7.5 चल रही, 2.5 साल चल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहे, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि हेल्थ पे हो सकता है, आपके फाइनेंसेस पे हो सकता है, आपके बिजनेस, बोलते हैं बिजनेस चौपट हो गया पूरा, या फिर रिलेशन खत्म हो गया, शादियां खत्म होती है, तो किस चीज़ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसका? देखिए, अब क्या है, पहले 3 पॉइंट्स में आपको क्लियर करता हूँ। जो शनि है वो सिर्फ कभी भी एक भाव का कारतत्व नहीं दिखाते। अब ठीक है, अब अगर मैं मैरिज की बात करूं, अगर शनि का ट्रांजिट 7th हाउस में होगा तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। और फिर वही डिपेंडेंसी आती है कि कौन से नक्षत्र में है, क्या रिलेशंस है, वो जैसे तीनों पॉइंट्स मैंने पहले बताए। ठीक है, अब डिपेंडेंसी वो है। सेकंड पॉइंट है, अगर बिजनेस की बात आती है तो सबसे पहले आता है 10th हाउस।
उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या शनि महाराज वहां बैठे हैं। और शनि की एक और चीज मैं बहुत अच्छी मतलब मानता हूं कि शनि महाराज जहां बैठते हैं ना, उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस हाउस से रिलेटेड हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए शनि 10th हाउस में बैठे हैं, तो वो 10th हाउस बिजनेस में हमें बहुत अच्छा दिखाएंगे। यूजुअली तो बोलते हैं कि बिजनेस चौपट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके ये डिपेंड करता है कि उसका ट्रांजिट किस नक्षत्र में है। ओके अब देखिए, देने की शक्ति भी सब प्लैनेट्स के पास है, हाँ छीनने की शक्ति भी सारे प्लैनेट्स के पास है। तो सबसे अच्छी बात है कि ब्लेम करना इजी है, तो सिर्फ एक प्लैनेट को हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मंगल के ऊपर। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा पॉजिटिव नहीं है और वो दशा अंतर दशा में एक्टिव हो जाए, तो आपकी जिंदगी जो स्मूथ गोइंग है वो ऐसी उबड़ खाबड़ कर देगा कि संभाले नहीं संभलेगी। अच्छा ठीक है, वहीं बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, वो सबसे नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, उनसे शुभ प्लैनेट कोई है ही नहीं। कहते हैं कि अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए तो आपके 1.25 लाख दोष खत्म हो जाते हैं। पर कुछ लग्न ऐसे हैं, जैसे कि तुला लग्न है, उनके लिए जो बृहस्पति हैं त्रिशडाय है, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा तो वहां पे वो शुभ प्लैनेट भी अपना नेगेटिव इंपैक्ट दिखाते हैं। ओके तो हर प्लैनेट के पास अपने शुभ पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट्स, और हर प्लैनेट के पास एक नेगेटिव पॉइंट है। अब ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसे देखना कितना अच्छा आता है। तो ये सच नहीं है कि हम बोले कि बिकॉज शनि की साढ़े साथी है, शनि की ट्रांजिट है हमारे लाइक हॉरोस्कोप में, इस वजह से हम बर्बाद हो गए, ये गलत बात बिल्कुल, है। ये बहुत गलत एक पॉइंट हो जाता है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। तभी देखिए, मैं मैक्सिमम ना यही बोलता हूँ कि एक डिग्री होल्डर एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए। देखिए, अब क्या है, डॉक्टर, अगर हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो उसने हमारे जितनी भी हड्डियों के बारे में उसने स्टडी करी हुई है। ठीक है, वहीं अगर पीडियाट्रिक है तो उसने बच्चों पे स्टडीज करी जी। हुई हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या है, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी स्टडीज उस पे करी हुई हैं, प्लैनेट्स को समझने पे उसने अपनी पूरी एक टाइम दिया हुआ है। तो कोई भी बैठा हुआ है, उसने सिर्फ 1 मिनट पंचांग खोला। देखिए, मैक्सिमम क्या करते हैं, वो पंचांग खोल के अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंडली कभी भी, देखिए, कुंडली में बहुत से पॉइंट होते हैं। एक लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, D9 चार्ट होता है, D2 चार्ट होता है, D12, D10, हर सबके पास अपने अलग अलग कार तत्व हैं। सिर्फ एक कुंडली से आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक जज कर सकते हो, लग्न कुंडली से, बट उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हमें बेसिक में घुसना है, अगर एकदम कहते हैं ना कि एकदम जड़ में जाना है, तो ये बाकी सारे चार्ट्स हैं, हमें उन्हें भी देखना पड़ता है, कभी एक से नहीं होता। पूरा राउंड आपको, फुल डिग्री आपको बिल्कुल। देखना अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए किसी का भाग्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ। तो पहले हम लग्न चार्ट देखेंगे, फिर चंद्र कुंडली देखेंगे कि चंद्रमा से बाकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं प्लैनेट्स की, फिर उसके बाद हम D9 चार्ट पे आएंगे कि D9 चार्ट होता है हमारे भाग्य का, हमारे पार्टनर का, तो वो कैसा है। अब किसी का बिजनेस रिलेटेड है तो चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली प्लस D10 चार्ट। और मकर राशि, क्यों, अगर काल पुरुष की कुंडली जो बनी है वो मेष लग्न की बनी है, फर्स्ट हाउस में मेष लग्न है, तो 10th हाउस में जो बिजनेस का भाव है वो मकर राशि आती है। तो इसलिए मकर राशि को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद ही एक प्रॉपर प्रेडिक्शन बताई जा सकती है। बिल्कुल। तो जैसे आजकल हम न्यूज में आ जाते हैं लोग कि मकर राशि चल रही है, आपका टाइम भारी है, ये है, तो क्या ये सब सही होता है कि पता है, लोग ना कई बार एक्चुअल कहते देखे, हम भी जब बच्चे थे ना, हम भी वही चीज सोचते थे, वही सुनते थे, पर जब हम सुनते थे तो सोचते थे हमारी लाइफ तो ऐसी चल ही नहीं रही है। हाँ, वही। अब यहाँ हर जातक की कुंडली अलग है, हर मकर राशि वाला जातक एक जैसे नहीं हो सकते, हर कर्क राशि वाला जातक एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी कुंडली अलग है, सबके भाव अलग हैं। कोई जो राशि है वो किसी भाव में बैठी है, तो अब पूरी कुंडली चेंज हो गई। ये सिर्फ एक बेसिक प्रेडिक्शंस होती हैं, वो भी कैसे करी जाती हैं कि मून से हमने देख लिया ट्रांजिट जो है आज का कहाँ है, उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो इस ऐसी प्रेडिक्शंस पे ना जाए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैसे होता है ना, जैसे न्यूज चैनल पे जैसे हम देखते हैं कि तुला राशि ये मेन पॉइंट्स है, और मैक्सिमम ऑपोजिट होगा। ऐसे ही होता है, हजारों में कोई एक निकल जाए, एक आधा होता है कि हाँ ये तो पॉइंट सही है मेरे लिए। और आजकल ना एस्ट्रोलॉजर्स के साथ एक केस हो गया है, उन्होंने एक रट्टाफिकेशन बना रखा है। अच्छा, ठीक है,
उन्होंने 10-12 लाइनें रट ली हैं आपके साथ, और वो प्रैक्टिकल जिंदगी से है। हाँ। आपके घर में आपके बड़े भाई ने आपको परेशान कर रखा है, आपकी बीवी है जो आपकी बात नहीं मानती है, मतलब इस तरीके की लाइनें रट रखी हैं। हाँ हाँ, तो क्या है, कहीं ना कहीं हर किसी की कुछ जिंदगी ना में कुछ फिट हो जाता है। बिल्कुल फिट हो जाता है। तो वो सोचता है नहीं भाई बिल्कुल सही बताया इन्होंने, तो वो उसी को फॉलो करने लग जाता है, और वो जब वो फॉलो करना स्टार्ट करता है तो पैसे कमाने का जरिया खुल गया। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी जेब अच्छे से भर सकता है। तो नवीन जी, ऐसा भी होता है ना कि आफ्टर ऐसी जो ट्रांजिट होती है, अब इतने लाइक हार्डशिप के थ्रू गुजरते हैं, तो आप वाइज बन के निकलते हैं इन सब चीज़ों में से, आप समझदार बन जाते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू, क्योंकि 7-7.5 साल बहुत लंबा पीरियड है, 2.5 साल लंबा पीरियड है, छोटा पीरियड नहीं है। और आज के टाइम में इतना जो फास्ट मैगी के ज़माने में 2-2 मिनट में सब चीज़ें सबको चाहिए हाथ में, तो इस टाइम पे 7 साल 7.5 साल इंतजार करना रिजल्ट्स पाने के लिए, क्या इंसान को समझदार बनाता है या पूरी तरह से तोड़ देता है? देखिए अब क्या है, अब मैंने वही कहा, भगवान ने जिंदगी दी है, हंस के जिएंगे रो के जिएंगे हमारे पे डिपेंड करता है। जी। ठीक है, सारा टाइम एक जैसा नहीं होता। अगर ढैया चल रही है तो बाकी प्लैनेट्स भी हैं। अब बाकी प्लैनेट्स का क्या रोल है हमें वो देखना है। सिर्फ एक प्लैनेट से हमारी जिंदगी ना बनती है ना गिरती है, बाकी प्लैनेट्स भी। अब जैसे मैंने बताया कि एक नक्षत्र में वो 3-3.5 महीने के लिए ही रहेंगे जी। उसके चरण में 3-3.5 महीने के लिए ही रहेंगे, उसके बाद लाइफ चेंज होगी। और हर महीने में जो मून है हर 2.5 दिन में बदलता है। ठीक है, मरकरी है चेंज होता है, सन है हर 30 दिन में चेंज होते हैं। तो वैसे हमारी जो कुंडली है एक जैसी नहीं चलेगी 7.5 साल, वो बीच बीच में चेंज होगी। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, 7.5 साल तक नहीं चलता। देखिए बहुत से पॉइंट्स ऐसे आते हैं, अगर 7.5 साल एक जैसे चलेंगे तो शायद इंसान का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो ज्योतिष विद्या बनाई गई है ना, ये एक तो पहली बात ये बहुत गूढ़ विद्या है। ठीक है, इसे इजी समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर एक पॉइंट भी मिस होता है तो सामने वाले की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा अध्ययन देना है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अब बहुत से लोग देखिए आज की, जैसे आपने कहा 2 मिनट के टाइम में देखिए कुंडली को देखने के लिए भी ना टाइम हमें अच्छा खासा चाहिए होता है। अगर आप हमें टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्या है कि हम भी सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो बेसिक रेमेडीज दे दें। सेम अगर डॉक्टर ने, जब तक डॉक्टर टेस्ट नहीं करेगा, आप डॉक्टर से कह दो दवाई दे दे, वो नहीं देगा। वो कहेगा भाई पहले मैं सारे टेस्ट कराऊंगा। अच्छा वहां पेशेंस रख लेते हैं, बट जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास की बारी आती है तो वो वहां पेशेंस नहीं रखते। तो ये तो ट्रेंड सब ऑनलाइन एप्स ने भी तो खराब कर दी है कि 2 मिनट मिलिए, 2 मिनट में फटाफट बता दो, मैम कुछ नहीं होता। बहुत सारे, मैं काफी उनसे जुड़ा हुआ भी था ऑनलाइन वालों से। ये सब हाँ, तो 3 मिनट की फ्री चैट देने के बाद आप पैसे आगे दो, और फिर मतलब बहुत ज्यादा ये कमाने का जरिया है। जैसे आपने बताया कि कुंडली देखने में टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं बता सकता कोई भी मैम। मैं अगर कोई है ऐसे कि भाई बैठे और एक कुंडली देखी, हाँ भाई फटाफट बताना शुरू कर दिया, नहीं होता ऐसा। वो सिर्फ किस बेसिस पे प्रेडिक्शन देंगे, एक सबसे पहली चीज कुंडली का पहला पन्ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा कौन सी तिथि पे जन्म हुआ, ठीक है, कौन सा वार था, कौन से नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, कौन सा चरण था, कौन सी योनि में हमारा जन्म हुआ, वो इस बेस पे प्रेडिक्शन दे देते हैं। पर इतना क्विक हो जाता है ये 3 मिनट? हाँ, ये तो इजी है। ओके। कुंडली का पहला पन्ना अगर हम खोलेंगे तो वो बहुत इजी एक पार्ट है। राइट। ठीक है, हर नक्षत्र के अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसान से मैच होंगे। ठीक है, हर योनि के अपने अपने कहते हैं ना कि एक पॉइंट्स हैं, वो इजीली मैच होंगे। तो पर जब हम अगर एक रूट की बात करें, एक कॉज की बात करें, वो कभी इजीली नहीं निकलता। अच्छा, आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आपको उसे टाइम देना चाहिए। करीब देखिए कोई भी कहीं भी अपॉइंटमेंट जाए, कम से कम में भी 1.5 घंटा देना पड़ेगा। अच्छा, वो अपनी सारी कैलकुलेशन करेगा, फिर देखेगा कि हाँ भाई अब क्या चीज है। फिर देखिए कैसे, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, पहले हमने लग्न कुंडली चेक करी, ठीक है, हमें दिखा टाइम टफ है। फिर हमने चंद्र कुंडली चेक करी, उसमें टाइम थोड़ा बेटर दिखा। फिर वो क्वेश्चन क्या लेके आया, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट को हमने देखा, क्या उसमें भी ये प्रॉमिस है।
ठीक है, वहां पे भी हमें प्रॉमिस नहीं मिला। तो यहाँ पे अब लोग क्या करते हैं, यहाँ आए चंद्र कुंडली पे आके रुक गए, फिर बाद में क्या होता है वो रेमेडी देते हैं, रेमेडी काम नहीं करती। अच्छा। तो यही है। अब फिर पूरा जब चार्ट वो देखेगा ना, फिर ट्रांजिट क्या चल रहा है, ट्रांजिट देखना पड़ता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि और बाकी चार्ट्स क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे चक्र होते हैं इसमें। वो देखिए ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, डीप एनालिसिस हो गया। राइट राइट। ठीक है, तो हम पूरा द्वार चक्र बनाते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा नक्षत्र कहाँ पे बैठ रहा है, फिर कैसा रिजल्ट आने वाला है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट इतना टाइम लगता है। अच्छा। बस अगर आप ये सोचो मैं जाऊं बस वो फटाफट देखे और जवाब दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा तो मिनिमम मान के चलो। अच्छा। कि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप बेसिक इतनी बात करते रहो, जो उन्होंने एनालिसिस करना है वो कर चुके होंगे इतने। आपको बीच बीच में ऐसा नहीं है कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि बीच बीच में आपको आंसर देते रहेंगे, बट वो कुंडली का अध्ययन करते रहेंगे। ओके। कुंडली देखते रहेंगे, आपको आंसर देते रहेंगे। तो ये मतलब ये देखिए ये बहुत ना प्रोसेस है, प्रोसेस है, 3 मिनट वाला नहीं है ये काम। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ज्योतिष मैंने कहा गूढ़ विद्या है। ठीक है, गूढ़ विद्या है तो हमें उसी बारीकी से देखना पड़ेगा जैसी वो विद्या है। अगर हमने वही एक पॉइंट भी मिस किया तो हम सामने वाले की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझते, बहुत से लोग हैं, मैं अवेयर भी कर दूं पब्लिक को जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे। एक तो ना जेमस्टोन्स पहनने की आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जेमस्टोन्स पहनना। किसी को ये नहीं पता जेमस्टोन पहनने के लिए भी डीप एनालिसिस चाहिए होता है। अच्छा। आप किसी भी ऐप पे जाएं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, वो आपको बेसिक बता देगा। अगर आपका लग्न लॉर्ड कौन सा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लग्न हमारा वीनस का है, हाँ। जो कि वृष राशि है। ठीक है, तो वो आपको कह देगा आप ओपल पहन लो या हीरा पहन लो। फिर सेकंड आएगा वो 5th हाउस पे। 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट आ रहा है जी, मिथुन राशि आ गई, कन्या राशि आ गई, तो आप एक काम करो पन्ना पहन लो। ठीक है, 9th हाउस में कौन सी जी, मकर राशि आ गई, तो जी आप नीलम पहन लो। बट ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई भी जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। ये डिपेंड है। अब लग्न लॉर्ड मान लीजिए फॉर एग्जांपल लग्न लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का भाव होता है, जेल यात्रा होता है, फॉरेन यात्रा होता है। ठीक है, वीवीआईपीज के साथ रिलेशंस होते हैं। 12th हाउस इन सारी चीजों का है। अब किसी ने ओपल पहना दिया तो क्या होगा लाइफ में, ये सारी चीजें हॉस्पिटल यात्रा बढ़ जाएंगी, मुकदमे हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, 5th हाउस हमारा स्टडीज का होता है, हमारी पढ़ाई का होता है। अगर वो 6th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसके रिजल्ट्स जो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो हर प्लैनेट का ना, हर भाव का बहुत समझने की जरूरत है। तो मैं बहुत से, कई बार मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सा देखता हूँ लोगों ने हाथ में हर तरीके का स्टोन पहन रखा है। अच्छा। तो कोई ना कोई किसी का टाइम तो काम करेगा। बट ऐसा नहीं होता। ये सेम वही है जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, जेमस्टोन भी दवाई का काम करता है। तो ऐसे कभी भी कुछ भी उठा के नहीं पहनना चाहिए जी। नेक्स्ट हम जो आते हैं वो आते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पे। ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा उसका हाइप हो गया था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ रहा है, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है और इससे डरना इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखिए पहले तो रेट्रोग्रेड टर्म को समझते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, रेट्रोग्रेड सिर्फ एक टर्म है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी प्लैनेट कभी वक्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनका एक अक्ष है, वो उस पे सीधे चलते हैं, राहु केतु को छोड़ के। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, बाकी प्लैनेट्स जो है सीधे ही चलते हैं। अब रेट्रोग्रेशन क्या है, जब हम अर्थ पे खड़े होके मरकरी को या किसी भी प्लैनेट को देख रहे हैं, तो जब वो नियर बाय अर्थ होगा ना, तो उसकी जो छवि बनेगी पीछे, अगर हम उसकी परछाई को देखेंगे तो ऐसा लगेगा उल्टा चल रहा है। अच्छा। बट वो चलता सीधा ही है। तो पहली बात तो ये एक भ्रम है, एक मिथ है। ओके। ठीक है, रेट्रो होने से थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए हम लोग हर चीज को देखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा क्या होता है इसमें, कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर आप कोई भी साइनिंग के लिए कुछ किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं तो आप उन चीजों को देखिए, वो वैसे भी करनी चाहिए। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ना, प्रिकॉशंस ले। हाँ, ठीक है, वैसी भी प्रिकॉशन है। अब क्या है, लोगों ने इसका इतना ज्यादा क्यों बवाल मचाया, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, तो इतना बड़ा हाइप हो गया। बिल्कुल हाइप हो गया।
रेट्रोग्रेशन, देखिए हर प्लैनेट रेट्रो होता है, कभी ना कभी वो नियर बाय अर्थ आएगा और उसकी जो छवि है वो हमें ऐसे दिखेगी जो ऑपोजिट चल रही है, पर रियल लाइफ में ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। प्लैनेट सीधा ही चलेगा। कभी अर्थ उल्टा चलता सुना है कि भाई अर्थ उल्टा चल रहा है? नहीं चलेगा, अर्थ भी तो प्लैनेट है, तो बाकी प्लैनेट क्यों उल्टे चलेंगे? तो ये क्यों ऐसे हाइप हुआ, ये क्या था ये सिर्फ कमाई का जरिया है। अच्छा। और इसमें हाइप जैसी कोई चीज नहीं है। मंगल दोष तो ये एक हाइप का जरिया है, ठीक है। दूसरा काल सर्प, ये एक हाइप का जरिया है। अब काल सर्प दोष क्या होता है? जब भी राहु केतु एक्सिस से सारे प्लैनेट्स एक तरफ आ जाएं, ये काल सर्प दोष बन गया, ठीक है। अब उससे क्या होगा? प्लैनेट जो है सेकंड पार्ट तो खाली हो गया। अब क्या है, हमारी कुंडली के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस का हाफ हिस्सा, ये व्यक्त का पार्ट है। व्यक्त मतलब मेटेरियलिस्टिक गेन, और 8th हाउस का हाफ टू 12th हाउस, ये अव्यक्त का भाव है, मतलब इस संसार से परे वाली चीजें। अब काल सर्प दोष बन गया। ऐसे में क्या होगा? अगर वो व्यक्त में बन रहा है तो इंसान जो है ज्यादा मेटेरियलिस्टिक गेन के बारे में सोचेगा, और वहीं वो अव्यक्त पे है तो वो सिर्फ परमात्मा से जुड़ने की सोचेगा। ये तो काल सर्प दोष का हो गया। अब मंगल दोष के बारे में जानते हैं। मंगल दोष क्या है? जब भी मंगल किसी भी जातक की कुंडली में 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, 4th, 7th और 8th, ये 5 भाव है, जब भी यहाँ बैठेगा तो मंगल दोष क्रिएट करेगा। 12th हाउस में जब मंगल बैठता है तो देखिए ये सिर्फ एक दोष को नाम दिया गया है, मैं सिर्फ उससे ब्रीफिंग कर रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है, 12th हाउस में जब मंगल बैठेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस, क्योंकि 12th हाउस अभी मैंने बताया हॉस्पिटल का है, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह का है, और कहते हैं ना कि ये शैया सुख का है, नींद का हाउस है 12th हाउस। अच्छा। तो क्या करेगा? इसमें बेचैनी क्रिएट कर देगा। बेचैनी क्रिएट करने से हमने 12th हाउस में अगर मंगल आता है तो मंगल दोष कह दिया। और एक ये मंगलिक दोष नहीं है, ये मांगल्य दोष है। ओके, इसमें भी फर्क होता है। ठीक है, तो मंगलिक कह देते हैं, बट ये मांगल्य है, हमारे सुखों में कमी करना। और जो शादियां बोलते कि मांगलिक है तो मांगलिक से शादी करनी है, अब उसे भी मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में मंगल आया। मंगल क्या है? अग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है। लग्न भाव क्या है? फर्स्ट हाउस क्या है? हम खुद, हमारी कैसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो ऐसे में जिस भी जातक का लग्न में मंगल होगा तो वो ज्यादा अग्रेसिव होगा, और अग्रेसिव होने की वजह से वो अपनी चीजें खराब करेगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म मंगल्य दोष यहां से बन गया। सेकंड हाउस में जब मंगल बैठा हो, सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का भाव है, हमारी पूरी फैमिली, चाचा ताऊ, मतलब जितने भी एक्सवाइज, पूरी फैमिली जो है हमारी। अब उस परिवार में कमी, अभी जैसा मैंने बताया मंगल का सिर्फ नाम मंगल है, पर जहां वो बैठता है वो उथल पुथल करता है, ठीक है। सेकंड भाव में क्या करेगा? तो कुटुंब से हमें अलग करवा देगा, हमारे अग्रेशन की वजह से। हमारी वाणी में ऐसा अग्रेशन आ जाएगा, सेकंड हाउस क्योंकि वाणी का भाव है, तो वहां पे ऐसे कटु वचन बुलवा देगा जिससे हम वहां से अलग हो जाएंगे। फोर्थ हाउस सुख भाव है, सुखों में कमी कर देगा मंगल, सिर्फ वही अपने अग्रेशन की वजह से। 7th हाउस पार्टनर का हाउस है, तो पार्टनर से ना बनना वहां पे कर देगा। 8th हाउस जो कि हमारी आयु का भाव है, हमारी एज का भाव है, तो वहां पे जब आएगा तो ऐसे में जाता कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वगैरह या कोई भी मिसहैपनिंग ऐसी देखी जाती है। तो ये मांगल्य दोष है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो बोलते हैं कि शादी करवा दो किसी पेड़ से, मंगल दोष है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात बताओ, भगवान ने जब रिश्ता दो के बीच में दिया है तो किसी पेड़ से या किसी कुत्ते से शादी करके क्या हो जाएगा? बट हम तो देखते हैं लाइक सेलिब्रिटीज भी ये चीजें मानते, इस लेवल तक ये चीजें हाइप है। ये तो सिर्फ वही बात है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं है मैडम। देखिए क्या है, जब भी अगर मैं बात करूं, इसके बहुत सारे योग होते हैं। वैधव्य योग होता है, वो तो नहीं बन रहा। तो ऐसे में क्या था, देखिए फिर वही है, ब्लेमिंग इजी क्या है, क्योंकि इन योगों के बारे में इजिली किसी को नहीं पता होगा। वैधव्य योग क्या है? शादी के बाद तुरंत पार्टनर का ना बचना। अगर फिर उसके बाद वो किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कह देगा मंगल दोष है जी, इस वजह से हुआ है, ठीक है। कुंडली मिलान में गलती होना, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं उन चीजों को। बाकी मंगल दोष हमारे किसी भी वेदों में,
किसी पुराण में, किसी उपनिषद में इसका उल्लेख नहीं है। यानी ये तो बहुत आपने बहुत अलग बात की जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं उन चीज़ों से। तो जैसे मंगल दोष है या मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जैसे शनि की 7.5 चल रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट काम ना करे, कुछ नई शुरुआत ना करे, ऐसा ज़रूरी होता है? देखिए, अब फिर वही बात आती है सारी कि किस तरीके का प्लैनेट बिहेव कर रहा है। हाँ। अगर अच्छा बिहेव कर रहा है तो हम क्यों ना काम करें। जैसा मैंने बताया, हमारे 3 प्रधानमंत्री जो है 7.5 में बने, तो अगर वो इस चीज को देखते तो प्रधानमंत्री नहीं बन ही बनते। नहीं पाते। तो इसीलिए देखिए, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल था उनके लिए, जो वो आज इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे हैं। तो वैसे ही हर जातक के लिए होता है। अब ये तो नहीं कहता मैं जिसकी भी 7.5 चल रही है वो प्रधानमंत्री बनेगा, जी जी। ठीक है, ये तो नहीं है। अब क्या है उसमें, अगर मैं बात करूं तो जिस भी लोकेलिटी से वो जुड़े हैं, तो वहां उनकी जो रेपुटेशन है वो सेम वैसी हो जाएगी। एक तरीके से लोग उनके पास आएंगे सॉल्यूशन के लिए, उनकी बात सुनेंगे। तो हर चीज का एक अलग अलग तरीका है। हर कोई 7.5 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं, वो तो सही बात है, राइट। ठीक है, तो पर उसके गुण आसपास के ऐसे हो जाएंगे जिससे उन्हें फील हो कि नहीं यार, कुछ अच्छा चल रहा है। तो नवीन जी एक बात बताइए, जो अभी जो फिलहाल करंट प्लानिटरी पोजीशंस जो चलती है या चलती आ रही होती है, ये सिर्फ इंडियंस के ऊपर या इंडिया के ऊपर ये प्लानिटरी पोजीशंस अफेक्ट करती है, ग्लोबली ये चीजें होती ये है? मैम ग्लोबली होती हैं। देखिए, हर देश की अपनी कुंडली है, राइट। ठीक है, हर कंट्री के पास अपने अपने हॉरोस्कोप है। ट्रांजिट जो है वो सबके लिए होता है, क्योंकि प्लैनेट एक ही है। ठीक है, वो किस टाइम पे कहाँ ट्रांजिट कर रहा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जैसे युद्ध का माहौल बना हुआ है सारा जी। अभी तक तो इंडिया पे ऐसी कोई बात आई नहीं। राइट। कहीं ना कहीं इंडिया की कुंडली जो है अच्छी चल रही है। वहीं अगर हम बाकी अदर कंट्री की बात करें, इजराइल की बात करें, यूएस की बात करें और क्या कहते हैं ईरान की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके हॉरोस्कोप में ऐसी प्रॉब्लम बनी है जो युद्ध हो रहे हैं। तो हर कंट्री की भी एक पत्रिका होती है? बिल्कुल होती है। ये कैसे बनती है? ये देखिए, जब उसका फॉर्मेशन हुआ, अच्छा, जब उस कंट्री का पर्टिकुलर, इंडिया का जैसे हम 15 अगस्त वैसे हम ले सकते नहीं, इंडिया का भी 15 अगस्त नहीं है, 26 जनवरी 1950 है। ओके, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जब बना। कॉन्स्टिट्यूशन जब अच्छा, तो वो इंडिया की पत्री बन गई उस दिन की। ओके। हर कंट्री की ऐसी एक पत्री है। तो अगर इंडिया तो बहुत पहले से एग्जिस्ट होता था, तो फिर उस दिन पार्टीशन हुआ ना, ओके, एक टुकड़ा जो है हट गया। हाँ। अब वो नया इंडिया बन गया। ओके। पुराने इंडिया की कुंडली कुछ और है, नए अच्छा। इंडिया की कुंडली कुछ और है। अच्छा, ऐसे होता है हाँ। ये। तो देखिए, पार्टीशन हो गया ना। हाँ। पार्टीशन हो गया तो हमें एक अलग नक्शा मिल गया। हम्म। तो वैसे ही हम फिर जिस दिन वो नया नक्शा बना, हाँ। और जिस दिन वहां के अपने रूल्स बने, उस दिन से वो कंट्री का नक्शा, अपना हॉरोस्कोप बन गया। अच्छा। ऐसे ही आप, तो अभी मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, हाँ। ऐसे ही क्रिकेट टीम्स के ऊपर होता है। ओके। उनका फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है। तो ये आजकल जो प्रिडिक्शंस दे रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी क्या नहीं जीतेगी, तो पर्टिकुलर उनका फॉर्मेशन का डेट बना के किस दिन पे वो फॉर्म हुआ था, तो उसकी पत्रिका देख उनकी के पत्रिका फिर बना के प्रेडिक्शंस तब हो रही है। प्रिडिक्शंस आती हैं ये। अच्छा, तो यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, और ये सारी चीजें उससे इफेक्ट होती रहती है। बिल्कुल होती हैं। जैसा ट्रांजिट होगा वैसा काम होगा। अब मान लीजिए, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए बहुत से लोग जो ईरान में रह रहे हैं, हाँ। ऐसा तो नहीं है सबका टाइम एक जैसा होगा। हाँ। किसी का अच्छा टाइम भी होगा, बट जब देश की कुंडली में थोड़ा सा ऐसा है, रह तो आप वहीं देश में रहे हो, राइट। तो आपके लिए भी सेम टाइम होगा। ओके। अब ये हो गई संहिता ज्योतिष। अब हम जैसे जुपिटर गुरु की बात करें, उसकी भी ट्रांजिट्स होती है। तो जुपिटर, जैसे आपने पहले ही बताया कि बहुत लकी प्लैनेट माना जाता है, हर किसी को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो क्या किसी की ट्रांजिट जुपिटर की हो रही है तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही? देखिए, ये एकदम हम ठोक के नहीं कह सकते ये बात कि फायदा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि उसके हॉरोस्कोप में जुपिटर का प्लेसमेंट क्या है, उसकी जो धनु और मीन राशि है वो कौन से भावों को लेके बैठी हुई है, तब हम उसे बताएंगे कि आपका फायदा होगा या नुकसान होगा। हालांकि जुपिटर जो है एक पॉजिटिव प्लैनेट है, बट जैसे मैंने बताया तुला लग्न के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। और इसी सेम वैसे राहु केतु के लिए भी हो गया कि राहु केतु का ट्रांजिशन है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होके जाएगी लाइफ में। देखिए, राहु केतु क्या है, अब राहु केतु का जैसे बहुत जगह आता है, प्रेडिक्शंस जो हैं इजी नहीं है उनका। क्यों लोगों ने ये बात कही, तो जो खुद भगवान विष्णु को
छल सकते हैं, तो उन्हें कोई क्या ही प्रिडिक्ट कर सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। और सिर्फ ये राहु केतु की बात नहीं है, जो कुंडली का 8th हाउस है उसे भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए, प्रिडिक्ट करना टफ हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। और क्योंकि इतने सारे ट्रांजिट्स हमारे हो रहे होते, तो क्या ये हमारे करियर पे, हमारे फ्यूचर के फाइनेंसेस पे भी सारी चीजें इफेक्ट करती है जो हम प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल डिपेंड करता है, जैसा फिर वही बात है, ट्रांजिट डिपेंड करता है कौन से भाव में होता है। ठीक है, वहीं एक हमारे पॉइंट्स आते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट अगर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, मतलब 1 4 7 10 या 1 5 9, इन भावों में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए तो वो अपनी नेगेटिविटी खत्म कर देता है। और अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ में सडनली उथल पुथल शुरू हो गई है, कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये पीछे मैं बोलूँ तो ट्रांजिट्स कुछ हो रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा होता है? मैम देखिए, कोई भी चीज ना, ट्रांजिट अब मैं समझाता हूँ कि कब वो काम करता है। जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि दशा अंतरदशा किसकी। हाँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है ट्रांजिट का। तो ट्रांजिट कब काम करेगा? जब वो प्लैनेट आपकी दशा अंतरदशा में एक्टिव हो। ठीक है, कौन से भाव की दशा चल रही है ये देखना पड़ता है, तब आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसे प्रेडिक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए 10th हाउस की दशा चल रही है और फिर ऊपर से राहु केतु दशा में एक्टिव है, फिर उसके बाद ट्रांजिट भी उनका वहां पे हो रहा है, अब इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन को तब हमें प्रिडिक्शन देनी। और ऐसा भी होता है कि दो लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्लैनेटरी पोजीशन तो सेम ही होंगी, तो लेकिन मेरी लाइफ में कुछ और चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये भी हो सकता है। अब क्या है, ये अलग अलग चार्ट्स की कहाँ जरूरत पड़ती है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ओके। उनका भले ही डेट ऑफ बर्थ सेम है, टाइम सेम है, बट जो उनके डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि और आप डिविजनल जहाँ पे बॉर्न हुए हो उससे भी आपकी जो पत्रिका है वो चेंज हो जाती है? नहीं, हाँ, बॉर्न होने से हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंडिया में बॉर्न हुआ है, कोई कहीं और कंट्री में, हाँ, उससे भी चेंज हो जाता हाँ, है। क्योंकि देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अब वहां से वो प्लैनेट कौन सी राशि में दिख रहा है, अब यहाँ से वो प्लैनेट कौन सी राशि में दिख रहा है, ये उस तरीके से चेंज होने की कहानी होती है। बेसिकली क्या है, प्लैनेट रहेगा उसी राशि में, जो लग्न है वो चेंज हो जाएगा। ओके, उससे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। कोई यहाँ पैदा हुआ तो उसके लिए मान लीजिए मेष लग्न है, अगर जैसे अभी सूर्य मेष राशि में प्रवेश हो रहे हैं, तो सुबह 5:30 बजे की अगर हम कुंडली बनाए तो सूर्य जो है मेष राशि में दिखेंगे। ठीक है, तो मेष राशि जो है लग्न बन जाएगी। अब वहीं पे दूसरी जगह टाइम दूसरा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लग्न हाउस चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो यही डिपेंडेंसी है। आप वास्तु भी करते हैं? हाँ जी। अगर हम देखें घर में वास्तु हमें हमारा देखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन कौन सी होती है जो हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन सारी इम्पोर्टेंट है। ओके। हर डायरेक्शन के पास अपने देवता हैं, हर डायरेक्शन के पास अपने रत्न हैं। ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूं वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्यों? हमारे घर में जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट से ही स्टार्ट होती है। ओके। भले ही आपका घर कहीं से भी फेसिंग हो, नहीं फर्क पड़ता, बट एनर्जी जो बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट से ही चलेगी। अगर वो वहाँ पे बाधित है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मैक्सिमम आजकल केसेस देखे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स आर कॉमन। ओके। ठीक है, अब वहाँ पे वो क्यों सही नहीं है, वास्तु पुरुष का हेड है वहाँ पे, ठीक है, जो कि उल्टे लेटे हैं, उनका सिर का पीछे का हिस्सा है। अब ऐसे ही पर्टिकुलर अपने ऊपर लीजिए, अब उन्हें वास्तु पुरुष मत सोचिए। अगर हमारे सर के ऊपर कोई ऐसा काम करे, ठीक है, हम चलते फिरते हैं, ऊपर से कभी कबूतर, कभी कोई भी बर्ड आके हमारे ऊपर, हमें अच्छा नहीं लगता। सेम उनके साथ है। तो इसीलिए जो वो है डायरेक्शन इन चीजों के लिए नहीं बनी। पानी की डायरेक्शन है, अच्छी साफ सफाई की डायरेक्शन है वो। तो अपने घर को जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट को साफ रखें, वहां जूते चप्पल ना लेके जाएं। अगर वहां पे टॉयलेट बना हुआ है तो उसे यूज ना करें। देखिए, पाइपलाइन तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बट यूज आजकल देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसे में क्या है, जो सबसे ग्राउंड लेवल पे है ना, उसे इसका दोष ज्यादा दिखेगा।
ओके, क्योंकि बेसिकली कलेक्शन कहाँ, वो वहीं ग्राउंड फ्लोर पे हो राइट। रहा है। यानी ग्राउंड फ्लोर वाले जिनके भी घर है सोसाइटी में। हाँ, सोसाइटी में जिनका भी ग्राउंड फ्लोर का घर है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है अगर, ओके, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ उन्हें पड़ेगा। ऊपर वाले तो बच जाएंगे। देखिए क्या है, वास्तु पुरुष जमीन के अंदर है, एक जमीन का वास्तु बना है, अच्छा, ठीक है। अब वो फ्लोर वाइज तो ऊपर नहीं हाँ। रहेगा, असर रहेगा, पर कम हो जाएगा। जितना जितना ऊपर जाएगा तो क्या है, फ्रेगनेंस जो उनकी स्मेल है वो क्वालिटी कम हो जाएगी। पर ग्राउंड फ्लोर वाला, जब सबकी मुसीबतें ग्राउंड फ्लोर वाले पे आनी है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे घर भी लेना अवॉइड करना चाहिए अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो। ऐसे सोसाइटीज में हो सके। नहीं, देखिए क्या है, अगर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है यानी कुछ तो ना कुछ अवॉइड तो करना किसी ना चाहिए। किसी के घर पे दोष होगा ही, तो सारा तो कहीं ना कहीं आपकी नहीं पर नहीं, मैंने आएगा। पर्टिकुलर सिर्फ ओनली टॉयलेट की फॉर द बात की, टॉयलेट्स। ओनली फॉर द अच्छा, टॉयलेट्स। ओके। अगर पूरी, देखिए क्या है, सबका जो मैप है ना एक जैसा बना हुआ होगा। हम्म। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बार को 10th 11th 12th ले लो, चल जाएगा, हम्म। बट ग्राउंड फ्लोर नहीं लेना। और अगर हम देखें कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या रेमेडी अपनानी चाहिए वास्तु के हिसाब से कि कुछ तो गलत कहीं पे होगा? देखिए पहले क्या है, हम समझते हैं फाइनेंस के देवता जो हैं हम्म वो है कुबेर, हम्म उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ। तो हम्म सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी ऐसी बाधित चीज सुनी पड़ी। और दूसरा क्या है, ये वाटर एरिया है, वाटर एरिया नॉर्थ टू ईस्ट का पॉइंट, ये पूरा एल जो शेप बनेगा, ये पूरा वाटरी एरिया है। अगर यहाँ पे कोई भी फायरी रिलेटेड चीज होगी तो आपके घर के फाइनेंसेस जो हैं हिले डुले होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से साफ सुथरा करके वहां पे फाउंटेन्स वगैरह रखनी चाहिए, ठीक है। पानी की जितनी चीजें हो सकती हैं वो वहां पे करनी चाहिए। प्लांट्स रख सकते हैं। प्लांट्स रख सकते हैं क्योंकि ग्रीन, वहां पे बुध ग्रह भी है, हाँ। ठीक है। तो प्लांट्स रख सकते हैं, ग्रीनरी रहेगी तो आपके फाइनेंसेस जो है बेटर हो जाएंगे। और अगर हम हमारे बेडरूम्स की बात करें, किसी कपल के लिए रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्यार लाना है, अंडरस्टैंडिंग लानी है, तो इसको कैसे वास्तु के हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं या देख सकते हैं कहाँ ठीक है। गलती है? अब देखिए मैक्सिमम जहां मैंने वास्तु विजिट्स करी हैं, मैक्सिमम जो न्यूली मैरिड्स है ना, उनके जो बेडरूम की डायरेक्शन है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है, जो कि एक कहते हैं ना कि ये पितरों का स्थान है, राहु महाराज का स्थान है ये, ठीक है। ऐसे में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहेंगी। अब वास्तु में न्यूली वेड्स के लिए भी एक अलग डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का सेंटर, ओके। ठीक है। क्यों, अगर रत्नों की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 14 रत्न थी उसमें से अप्सरा जो थी एक, वो यहाँ से रंभा अप्सरा थी, वो उनका प्लेसमेंट यहाँ पे है। ओके। अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। अगर मैं चाइल्ड बर्थ की बात करूं तो जो इनके देवता हैं भल्लाट और मुख्य, वो यहाँ पे प्लेस्ड है। तो एक अच्छी पीसफुल मैरिड लाइफ मैरिड लाइफ के चाहिए लिए तो इंसान को अपना बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के डायरेक्ट के सेंटर में रखना चाहिए। और कोई कलर्स भी डिपेंड होते हैं वास्तु के हिसाब से कि ऐसे सर्टेन कलर्स होने चाहिए जिससे? ठीक है, देखिए पता है क्या, बेसिक मैक्सिमम में घर का जो कलर है वो लाइट रखना चाहिए, ओके। ठीक है। क्यों, हर प्लैनेट का अपने अपने कलर है, ठीक है। ईस्ट की बात करूं तो वहाँ सन प्लेस्ड है, सन का कलर ऑरेंज है, ठीक है। साउथ की बात करूं तो वहाँ पे मार्स है, मार्स का रेड कलर है, ठीक है। राहु केतु, अगर राहु के पॉइंट की बात करूं मैं, जो कि साउथ वेस्ट है, तो उनका कलर जो है ग्रे है, स्मोकी कलर है। वेस्ट की बात करूं तो वहाँ शनि देव का स्थान है, उनका कलर ब्लू है। अब आप पूरे घर में अलग अलग कलर्स नहीं कर सकते, नहीं करना। बहुत लोग करते हैं ना कि बच्चों के रूम में कुछ कर दिया, खुद के रूम में देखिए कुछ वो कर दिया। करना चाहिए, हाँ। बिल्कुल करना चाहिए, पर अगर जो जो कर सके, जो नहीं कर सकते कि भाई घर बड़ा अटपटा दिखेगा, ये दिखेगा, तो उनके लिए सिंपल एक रेमेडी, अपने घर को जितना हो सके लाइट कलर्स में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, प्लैनेट के जो इम्पैक्ट्स है ना वो थोड़े हल्के हो जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। और जैसे आजकल आफ्टर कोविड जैसे हम बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। ऑफिस में भी ऐसे होता है कि वहाँ कोई सर्टेन पोजीशन होती, डायरेक्शन होती है कि यहाँ पर बैठ के काम करो, यहाँ पे पोजीशन आपका टेबल होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी, ग्रोथ अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन पे कभी काम नहीं करता। मान लीजिए हमने एक वर्क टेबल तो अच्छी जगह प्लेस कर दी, पर बाकी अदर जो डायरेक्शंस हैं वो पूरी बाधित हैं, तो एक डायरेक्शन कभी काम नहीं करेगी। ये देखिए, ये
सिमिलर है एस्ट्रोलॉजी के। जैसे वहां एक प्लैनेट काम नहीं कर सकता, वैसे यहाँ एक दिशा काम नहीं कर सकती। तो पूरा हमें वास्तु सुधार के देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट आता है। हम जब भी कोई हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के वास्तु अलग होते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट के वास्तु अलग होते हैं। वैसे ही सैलून है, सैलून के वास्तु अलग होते हैं। तो सबके अलग अलग, हर जगह हर इंडिविजुअल जगह पर आप जाइए, उसके बिजनेस जो करना है उस हिसाब से वास्तु डिसाइड होगा। बिल्कुल। देखिए हर बिजनेस में अलग अलग डिमांड्स है। हाँ। अब किसी का ऑनलाइन काम है, तो ऐसे में वो कौन सी डायरेक्शन यूज करे, तो उसे नॉर्थ यूज करनी चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन वो बुध के पास है, ठीक है। और राहु, सेल्स, अगर सेल्स किसी को करवाना है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है सेल्स के लिए। जी। तो ये सारा डिराइव होता है कि आपका काम किस टाइप का बिल्कुल, है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा वही होता है कि बच्चों को किस डायरेक्शन में पढ़ाए। कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, फोन लेके बैठे रहते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा कुछ है कि कोई वास्तु के हिसाब से कि कुछ डायरेक्शन या कोई जगह ऐसी जहाँ बैठे तो पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल है। जो वेस्ट है और साउथ वेस्ट का सेंटर है, हाँ, वो सबसे बेस्ट स्थान है बच्चों की स्टडी टेबल का। अच्छा। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फेसिंग हमेशा या तो नॉर्थ हो या ईस्ट हो। अगर फेसिंग चेंज होगी तो कारतत्व चेंज हो जाएंगे। आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो सिर्फ यही दो डायरेक्शन है जहां फेसिंग करके बैठना चाहिए। अच्छा, तो ये काम अच्छा चलेगा? बिल्कुल होगा। और नवीन जी, ऐसा भी होता है ना कि घर तो पूरा बना लिया है, अब तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करते हैं कि कुछ मिनिमम इन कुछ तोड़ फोड़ से या मिनिमम कुछ चेंजेस करने से कि बदलाव आ जाए और जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाए? अब वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक रेमेडी तो मैंने अभी आपको बता दी। जिस प्लैनेट जो जितने भी, अगर हम दिशाओं की और विदिशाओं की बात करूं तो जो प्लैनेट्स वहां पे देवता हैं, जो प्लैनेट्स वहां पे, उससे रिलेटेड आप चित्र लगा सकते हैं। ओके। अपने घर में उस कलर की लाइट लगा सकते हैं। अच्छा, ये सभी होता है। ये बेसिक रेमेडी है। अगर उनके 14 रत्नों की मैं बात करूं, अगर उनके 14 रत्नों की आप उस डायरेक्शन में तस्वीर टांगते हैं तो आपके लिए जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ, बट जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि नॉर्थ ईस्ट को कभी भी भारी नहीं रखना चाहिए। सबसे हल्का अगर कॉर्नर कोई है तो नॉर्थ ईस्ट रखना चाहिए। तो कोई ऐसे सिंपल उपाय बताएंगे जो हर कोई कर सकता है अपने घर में, कि सोच अगर उनको लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं या जिंदगी में सही नहीं चल रहा है कुछ, तो हर किसी को पता है कि घर में कुछ ना कुछ दोष है ही, किसी को पता ही नहीं कैसे घर अपना एक्सेप्ट को कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को घर बुलाए, तो उनके लिए कोई सिंपल ऐसा कोई उपाय आप बता सकते कि ये कर लो तो कम से कम थोड़ी बहुत चीजें आपकी मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगी? तो सबसे पहले रेमेडी ये कि जो आपका मेन डोर है उसके फ्रंट और बैक साइड पे एक स्वास्तिक लगा दें। दोनों तरफ? अंदर से भी और बाहर से भी। अच्छा। तो स्वास्तिक क्या है? सबसे पॉजिटिव यंत्र कह लो या चिन्ह कह लो, सबसे पॉजिटिव है। ठीक है, इससे लगाने से क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिव ऑरा है ना वो अंदर नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारा मेन डोर है उसे वेल बैलेंस्ड रखना, जूते चप्पल बिखरे ना हो। ठीक है, उस पर एक मैट प्लेस्ड हो। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो इन चीजों को ठीक रखेंगी। घर में नेगेटिव एनर्जी को मारने के लिए घर में नमक का पोछा जरूर, नमक और फिटकरी, इसका पोछा जरूर लगाएं। वंस अ मंथ की नहीं, डेली लगाओ। इसमें डेली भी कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं जी। और दूसरा, अपने मेन डोर पे फिटकरी किसी भी कपड़े में बांध के फिटकरी टांग सकते हैं, या जो भी आपकी डायरेक्शन है उस कलर के कपड़े में आप फिटकरी बांध के अपने मेन डोर पे टांग। तो ये विजिबल होना चाहिए कि हिडन होना चाहिए? कैसे भी रख लो। अच्छा। उसका जो है नेगेटिव एनर्जी को मारने का वो मारेगा। अब देखिए बेसिक क्या है, इसके पीछे भी ना मतलब साइंस है। फिटकरी वगैरह क्या है, पहले टाइम पे अगर जैसे जेंट्स होते थे शेविंग वगैरह करने के बाद हमेशा फिटकरी अप्लाई करते थे, तो वो क्या होता था, जितने भी नेगेटिव जर्म्स हैं उन्हें मारने का काम करते। ओके। तो ये वैसे ही है। तो एक तो देखिए हमारी दो तरीके से सुरक्षा हो रही है। एक तो जो जर्म्स है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, जो नेगेटिव एनर्जी भी है वो भी अंदर नहीं आ पा रही है। ओके। तो ये हर तरीके से सॉल्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना और नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन रखना, ये, और अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सबसे भारी रखना, एक बेसिक रेमेडीज है।
यानी फायर एलिमेंट हो गया साउथ वेस्ट। नहीं फायर नहीं, यहाँ राहु का स्थान है। अच्छा, राहु का स्थान है, उसको हैवी रखना इसको है। क्योंकि प्लेनेटरी अगर प्लेनेटरी वाइज बात करूं तो राहु के पास अपना कोई पिंड स्वरूप नहीं है। हाँ। तो हमारे घर की सबसे लाइटर जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। ओके। और नॉर्थ ईस्ट है। ये देखिए बैलेंस कितना अच्छा है। हाँ। जो प्रकृति ने हमने बैलेंस दिया है। अगर डायगोनल मैं ड्रॉ करूं तो जुपिटर टू साउथ वेस्ट राहु तक वो एक डायगोनल क्रिएट होगा। और जुपिटर जो है सबसे हैवी प्लेनेट है। राइट। तभी मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को हैवी ना रखें क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हैवी है। हाँ। अब बैलेंस क्रिएट कैसे होगा? तराजू में जब दूसरी साइड पे हैवी चीज रखी होगी ओके, तो वो बैलेंस हो जाएगा। वास्तु क्या है? बैलेंसिंग का गेम। हाँ हाँ। हर चीज को बैलेंस कैसे किया जाए, ओके, ये उसका गेम। तो वास्तु में पूरी बैलेंसिंग है। तो नवीन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत कुछ आज सिखाया। कुछ एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं जो डरते हैं लोग ये सब ट्रांजिट्स की वजह से, या घर में वास्तु दोष है, सुन लेते हैं, लग जाता है कि हाँ कुछ तो दोष है पर समझ नहीं पाते, इस वजह से बस डरते रहते, डर के जिंदगी जी रहे, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, वो आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा। पहली बात। 2 बेसिक रेमेडी देता हूं जो हर इंसान को करनी चाहिए। पहली नवग्रह स्तुति जो मैं अभी बता दूंगा। सेकंड वो है स्वास्तिक मंत्र का जाप, जब भी खड़े हो अपने घर में तब करें। ठीक है। अब नवग्रह स्तुति जो है वो है सूर्य शौर्यम अथ इंदुच पदवीम सन्मंगलम मंगल सबुधिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शम शनि राहुर्बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्य उन्नतिम नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूला ग्रहा। तो इससे क्या होगा? जितनी भी हमारे प्लैनेट्स की नेगेटिव अगर पॉइंट्स हैं तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है। और स्वस्तिक मंत्र का जाप करने से क्या होगा? आप में हमेशा एक पॉजिटिविटी रहेगी। हर चैलेंजेस को फेस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी। तो स्वस्तिक मंत्र है ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ते न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्तिक मंत्र है। जब भी आप फ्री बैठे हों इस मंत्र का जाप करें। आपके घर का ऑरा जो है, आपके अंदर की ऑरा जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इवन पर्सनल मैं अपनी लाइफ में भी इसी मंत्र का चैंट करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा है। आपने ये मंत्र भी किया, बहुत अच्छा फील हुआ, एनर्जीज बहुत अच्छी फील हुई है। ये तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव मंत्र है। जैसे मैंने मेन डोर के लिए बताया, इसीलिए बताया जी। तो नवीन जी अब बहुत हैवी बातें बहुत सारी हो गई है, अब थोड़ा माहौल लाइट किया जाए। कुछ आपसे मैं लाइट 1 लाइन आंसर्स ऐसे पूछूंगी, बस थोड़ा 1 लाइन में आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। अगर हम देखें कि सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। सबसे मिसअंडरस्टूड प्लैनेट कौन सा है? राहु महाराज। जैसे मैंने बताया कि प्रेडिक्शन करना इनके बारे में इजी नहीं होता। ओके। एक चैलेंज होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए। एक ऐसी कोई सिंपल हैबिट हम हमारे जिंदगी में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ लेकिन अडेप्ट कर सकते हैं, इससे लक इम्प्रूव हो जाए? किसी का बुरा मत सोचो। क्योंकि एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि 4 वेद सब शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देन ते सुख होत है, दुख देन ते दुख होए। बिल्कुल सही कहा आपने। सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा। तो इसलिए सिंपल रेमेडी है। और दूसरा, कभी सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा बट आपकी जो अंतर आत्मा है ना वो दुखी नहीं होगी। और एक ऐसी वास्तु टिप जो हर घर में सबको करनी ही चाहिए। अभी 2 मंत्र बताए मैंने जी, बस ये करना ही है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से ऐसा कोई मिथ जो लोग डरते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है? देखिए मिथ नहीं कहूँगा, हर चीज़ के पीछे एक अलग लॉजिक होता है। ठीक है। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है। हाँ बस ये थोड़ा सा देखना चाहिए, मिथ नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो बहुत बेटर होता है। बस इस चीज़ से बचना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें फिर भी थोड़ी हैंडल हो जाती हैं। ठीक है नवीन जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा वास्तु के हिसाब से और प्लैनेट्स के हिसाब से कि हमें किसी भी प्लैनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है।
ट्रांजिट हो रहा है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं। ये हमारे कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ उनकी भी डायरेक्शंस होती है, हम चीज़ें लेके बॉर्न भी हुए हैं। तो डरना नहीं है, हमें बस उसके साथ चलते जाना है, लाइफ में बदलाव लाना है, कभी कुछ सीखना है, कभी चेंजेस लाने हैं, और इसी के साथ आपकी ज़िंदगी भी चलती रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ अगर हमारे व्यूअर्स आपसे रीच आउट करना चाहते हैं तो वो हमारे एपिसोड के एंड में हम नवीन जी का इंस्टा आईडी और सारा हम कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं नदर एपिसोड में कुछ और नई चटपटी बातें लेके, अनफिल्टर्ड बातें लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून। थैंक यू।